अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ईरान के केरमन शहर में चारशंबे को 2 धमाकों में 73 लोग मारे गए, 171 लोग ज़ख्मी हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। ये धमाके मुल्क के साबिक जनरल, जिसे ईरान की फौजी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहा जाता है, कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुए। पुलिस ने कहा कि ये फिदाइन हमला था, इसकी जांच की जा रही है। चारशंबे को कासिम सुलेमानी की मौत की चौथी बरसी थी। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। आसाम के डेरगांव में चारशंबे की सुबह 45 अफराद को ले जाने वाली बस और एक ट्रक के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। इस अंदोहनाक हादसे में 14 अफराद हलाक और 27 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और बस में फंसे अफराद को मकामी लोगों की मदद से निकालकर मकामी अस्पताल पहुंचाया गया। उनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ज़राए ने बताया कि हादसा चारशंबे की सुबह तकरीबन 5 बजे आसाम के गोलाघाट ज़िले के डेरगांव के करीब पेश आया। बस में सवार तमाम 45 अफराद पिकनिक मनाने जा रहे थे। वो तनसुकिया में तेलंगा मंदिर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में डेरगांव में बस सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, जिसके बायस बस का अगला हिस्सा बिखर गया और अंदर बैठे 14 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। ज़ोरदार तसादुम के फ़ौरन बाद मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मकामी लोगों ने टक्कर से बस के अंदर लहूलुहान लोगों की चीखें सुनकर उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद खून में लथपथ 41 लोगों को बाहर निकालकर करीबी जोरहाट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। वहां डॉक्टर ने 14 लोगों को मुर्दा करार दिया, बाकी 27 लोगों का इलाज शुरू किया गया। এখন টুলগেট বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে যদিও আচলতে টুলগেটখন এতিয়া শুভাৰম্ভণি কৰা হোৱা নাই। খুব সোনকালে হয়তো শুভাৰম্ভণি হ'ব। ज्ञानवापी अहाते की सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जा चुकी है, लेकिन उसे बरसरे आम किया जाए या नहीं, इस सिलसिले में जिला जज की अदालत से फैसला आना अभी बाकी है। आज इस मामले में अदालत का फैसला नहीं आया, लेकिन जिला जज ने सभी फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद जुमेरात को हुक्म सादर करने का ऐलान किया। ASI ने जिला जज की अदालत में दरखास्त देकर कहा कि 4 हफ्ते तक सर्वे रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ना लाई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के ज़ेरे इल्तवा केस लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में दूसरी कॉपी तैयार करने में वक्त लगेगा, इसीलिए वक्त दिया जाए और रिपोर्ट मंजर आम पर ना लाई जाए। वाज़ेह रहे कि ASI ने जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णन विश्वेश की अदालत में 2 सीलबंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट का मुतालबा हिंदू फरीक के साथ साथ मुस्लिम फरीक ने भी किया है। हिंदू फरीक ने रिपोर्ट की कॉपी फौरी दिए जाने की गुजारिश की थी, हालांकि मुस्लिम फरीक ने पहले इस पर एतराज़ जाहिर किया था, फिर ईमेल ID देकर रिपोर्ट मांगी है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात पर सेबी की तहकीकात में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात से मुतालिक केस में 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। ख्याल है कि अदालत ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी को 22 केसेस की तहकीकात सौंपी थी, जिनमें से 2 की तफ्तीश अभी बाकी है। अदालत ने सेबी को 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी। अडानी ग्रुप को एक बड़ी राहत देते हुए अदालत ने चारशंबे के रोज कहा कि यह रेगुलेटरी निज़ाम के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्ग रिपोर्ट या इस तरह की कोई भी चीज़ अलहदा तहकीकात का हुक्म देने की बुनियाद नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि सेबी कानून के मुताबिक अपनी तहकीकात जारी रखेगा। अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि 3 सालों के अंदर
मूसा नदी फ्रंट के तज़यन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया जाए। नई कांग्रेस हुकूमत के जरिए पहले मरहले में हैदराबाद में मूसी रिवर फ्रंट के 55 किलोमीटर को तैयार किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने तजवीज़ पेश की कि हुक्काम तमाम शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मौजूद डिज़ाइन का इंतखाब करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डिज़ाइन में तमाम सहूलियात जैसे तफरीही पार्क्स, आबशार, बच्चों के पानी के खेल, स्ट्रीट वेंडर्स, तिजारती इलाके, शॉपिंग मॉल वगैरह को समाज के तमाम तबकात की सहूलत के लिए फराहम किया जाना चाहिए। ओहदेदारों से कहा गया कि वो दीगर रियासतों और बैरून मुल्क शुरू किए गए इस तरह के रिवर फ्रंट तरक्याती मनसूबों के डिज़ाइन का मुतालिया करें। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो 3 माह के अंदर मुतालिका काम शुरू करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। अडानी ग्रुप एक बार फिर तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आया है। चाशुंबे को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के चाशुंबे को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से गौतम अडानी के बड़े फर्जंद किरण अडानी और अडानी एरोस्पेस के CEO आशीष राजवंशी ने सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने तयख़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत सनती तरक्की और रोज़गार पैदा करने के लिए नई सनतों को मुनासिब सहूलियात और सब्सिडी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप सरमायाकारी की दावत को कबूल कर चुका है। अडानी ग्रुप के नुमाइंदों ने कहा कि वो पुराने प्रोजेक्टों को जारी रखेंगे जो पहले ही शुरू हो चुके हैं और वो नए प्रोजेक्ट्स के क़याम के लिए हुकूमत से ज़रूरी ताउन के ख्वाह हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से चाशुंबे को सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी जी जयदेव ने मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर सनतों की तरक्की से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के अहद का अदा किया और अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी ACC जैसे एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ तेलंगाना की एक तरजीह है और अमर राजा तेलंगाना की तरक्की की कहानी में एक अहम शराकतदार का रोल अदा करेंगे। चीफ मिनिस्टर और जी जयदेव ने तेलंगाना में कंपनी के जारिया प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया और रियासती हुकूमत और अमर राजा ग्रुप के दरमियान वसीतर इश्तराक को तौसी देने पर भी बातचीत की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जुमेरात को दिल्ली का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वह कौमी दारुल हुकूमत में AICC के इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में कांग्रेस के आला कायदीन जल्द होने वाले लोकसभा इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कहा कि हैदराबाद में काफ़ी तादाद में बोगस वोट पाए जाते हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। गांधी भवन में PCC के तौसी इजलास से खिताब करते हुए दीपा दास मुंशी ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टीम वर्क के साथ काम करते हुए बेहतर से बेहतर नताइज हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए पार्टी कारकुनों ने 10 साल तक काफ़ी जद्दोजहद की और अब तेलंगाना अवाम के तवक्कुआत को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमें मुस्तकबिल में कई इंतखाबात का सामना है, इसीलिए अब से ही तैयार रहने की ज़रूरत है। हुकूमत और पार्टी के दरमियान तालमेल के ज़रिए काम करने से मज़ीद बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अब तक 16 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने आज शहर के मुशीराबाद असेंबली हल्के के बोलकपुर में वाक़ अंजुमन स्कूल में कायम करदा काउंटर का मुआयना किया, जहां प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। वज़ीर मौसूफ के हमरा GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ और ज़िला कलेक्टर अनुदीप भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि इंदिरमा मकान 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी, वज़ाइफ, महालक्ष्मी स्कीम और गैस सब्सिडी जैसी स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए आवाम ने दरखास्तें दाखिल की हैं। ఇంటికి ఒక అప్లికేషన్ వ్యక్తికి ఒకటి కాదు అంతేమ్మా వేరే ఉన్నారు కదా అంతా నేను ఇబ్బంది ఉందా ఇట్లా జరు ఆకే అప్పుడు అవి ఆయే పోతారు आपको में 5 मिनट रुक सकते ना, काम चल रहा है, हम लोग आए बोल के 5 मिनट रुके। इसलिए कोई पैसे लिए आपसे? ये कुछ पूछ रहे पैसे पूछ रहे हैं? सच बोल सकते हैं आप? नहीं कोई भी
आप आराम से दो, कांग्रेस सरकार ने गारंटी दिया ना इलेक्शन के सामने, अब वोट दिए नहीं दिए बात अलग है हैदराबाद वाले को, तो हम लोग सब काम करने वाला है। राशन कार्ड देते मुझे बोले ना सब है सब हैदराबाद पूरा कांग्रेस है। అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లో కరెక్ట్ ఏ స్కీమ్ కి అప్లై చేసినా టిక్ సరిగా కొట్టండి. అప్లై చేయని దానికి కొన్ని అప్లై చేసినట్టు చేయకుండా అడిగి చెక్ చేసి పేషెంట్ సింగ్ ఓపీ వాళ్ళందరూ ఆశుతున్నారు। कांग्रेस पार्टी के 420 वादों पर एक बुकलेट जारी किया गया है। ये वायरल हो रहा है। इस बुकलेट में कांग्रेस के जुमला 420 वादों की तफसीलात मौजूद हैं जो आवाम से किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने के लिए जिन वादों पर अमल करना मुश्किल है वो वादे करके आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इंतखाबात में कामयाब होने के बाद वादों पर टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करने का भी इल्ज़ाम लगा है। इस बुकलेट में कहा गया है कि बाज़ स्कीमा से छुटकारा पाने के लिए और क़वायद की बुनियाद पर मुस्तहिक़ अफराद को कम करने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। इसको नज़र में रखते हुए इंतखाबात के वक्त आवाम से किए गए वादों को आवाम की याद ताज़ा करने के लिए इस बुकलेट को जारी किया गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर के डी रामाराव ने आज दावा किया कि तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बीआरएस पार्टी से ही मुमकिन है। तेलंगाना की आवाज़ और ताकत पार्लियामेंट में दिखाने के लिए बीआरएस के ज़्यादा से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की हर एक रियासत में एक एक कायद अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। इस तरह जब कभी किसी रियासत का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ही उस रियासत की खदावर शख्सियत का नाम भी लिया जाता है। जहां तक तेलंगाना रियासत का मामला है, तेलंगाना के नाम के साथ ही चंद्रशेखर राव के नाम की याद ताज़ा होती है, क्योंकि चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए 14 साल तक जद्दोजहद करते हुए 34 सियासी जमातों को रजामंद करवाया और पार्लियामेंट में चौथे दर्जे के मुलाजिम से लेकर वज़ीर आज़म तक को राज़ी करवाते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की थी। इसलिए जब कभी मुल्क की किसी भी हिस्से में तेलंगाना रियासत का नाम आता है तो उसके साथ केसीआर का तबसरा भी ज़रूर होता है। इसीलिए तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चंद्रशेखर राव से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि यही बात आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम तक पहुँचाने की बीआरएस कोशिश करेगी। గత నెల రోజులుగా కొత్త ప్రభుత్వం ఏదైతే వచ్చిందో మరి అధికారం కోసమేమో అడ్డగోలుగా హామీలు ఇచ్చినారు. నోటికొచ్చిన హామీలు 420 హామీలు, ఒకటి రెండు కాదు, 420 420 హామీలు, బ్రహ్మాండమైన హామీలు, ఒకటి రెండు కాదు ఇచ్చి ఆల్రెడీ ఎత్తగొట్టే పని మొదలు పెట్టినారు. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎన్నికల వాగ్దానాలను నీటిలో కలపడానికి శ్వేతపత్రాల పేట డైవర్షన్ డ్రామాలు, ల్యాండ్ క్రూజర్లు అని చెప్పి ఒక కథలు పుట్టించి అదేదో కేసీఆర్ గారు సొంతానికి కొనుక్కొని దాచిపెట్టినట్టు ప్రభుత్వానికి, ఇక్కడ ఉండే పనిచేసే మంత్రులకి, ఇక్కడ ఉండే వారి భద్రత కోసం తెచ్చి విజయవాడలో వాటికి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు దొడికిచ్చి దానికి పంపితే అదేదో విజయవాడలో దాచిపెట్టిండు అని మాట సిల్లిగా మాట్లాడడం. ఇంత దిగజారుడు రాజకీయాలు ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇవి కేవలం వాళ్ళు ఇచ్చిన 420 హామీలను ఎగేసేటందుకే ఈ డైవర్షన్ డ్రామాలు ఆడుతున్నారని తెలంగాణ ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో ఇవాళ అభిప్రాయం కూడా వస్తూ ఉన్నారు. నిజానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన విజయాలన్నింటినీ వైఫల్యాలుగా చిత్రీకరించి కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టుని కూడా బదనాం చేసే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం రెండు జాతీయ పార్టీలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇవాళ కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు ద్వారా సాగులోకి వచ్చిన ఆయకట్టును కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కానీ, జరిగిన వ్యవసాయ విస్తరణను కానీ ఇవేవి జరగనట్టు, ఇదేదో అభూత కల్పన అన్నట్టు, మొన్న పోయిన యాసంగిలో 3.5 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల వరిధాన్యం ఉత్పత్తి అయితే అది కూడా జరగలేదన్నట్టు ఏదైతే చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారో. साबिक़ वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि प्रजा पालना की इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब पर हुकूमत को वाज़े बयान देना चाहिए। सनत नगर के रुकन असेंबली श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के के रामगोपालपेट डिवीजन का दौरा किया। नल्ला गुट्टा के वार्ड ऑफिस में कायम प्रजा पालना की दरख्वास्त वसूली मरकज़ का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो एप्लीकेंट्स हैं और उनमें अहल उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में उलझन पैदा हो रही है। उन्होंने अहदेदारों से सवाल किया कि बेनिफिशरीज़ का इंतखाब जल्द मुकम्मल करें। इस सिलसिले में अहदेदारों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत से दरख्वास्त गुजारों ने श्रीनिवास यादव की तवज्जो दिलाई कि दरख्वास्त फॉर्म में बैंक अकाउंट की तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने मुस्तहिक अफराद को मशवरा दिया कि वो फ़िलहाल दरख्वास्त दाखिल कर दें। Bravo.
అప్లై చేయండి వాళ్ళు దాంట్లో మీకు అందరికీ 2,500 ఇస్తారు నెలకొని రెండోది ఆ పెన్షన్ 4,000 చేస్తామని పెన్షన్ ఇద్దరికి ఇస్తామని చెప్పేసి రెండోది మన కరెంటు కూడా ఒక 200 వరకు ఫ్రీగా ఇస్తామన్నారు. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने राम मंदिर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए पर मीडिया से तफसीली बातचीत की। काफी विवाद चल रहा है हिट एंड रन का जो लॉ है, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत करा था, मैं स्पीच भी डाला उसकी। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे, ये क्या है भाई? ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप? ठीक है वो गलत है, क्राइम है, मगर 10 साल कैसा करेंगे आप? और उसमें आप बेल नहीं होंगी। मैं उस वक्त वार्न करा था लोकसभा में मेरी स्पीच में, मगर 306 आपके आप लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, ज़मीन पे पैर ही नहीं है आपके। अब जब पूरे ट्रक ड्राइवर्स निकल गए और पूरा शहर जाम हो गए, शहरा जाम हो गए, रोड पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, तो जब इनको ख्याल आया क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह आवाम रोड पे निकले डरते हैं लोग। अबे पार्लियामेंट में हम बोले आपको वार्न करे मत करो ये काम आप, मगर आप नहीं सुने। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो नया तीनों फौजदारी का कानून लाए, ये रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह रहते तो बोलते ये तो रोलेट एक्ट है, ये इससे बहुत नुकसानात होने जाएंगे, बहुत से परेशानी होने जाएंगे। अब देखना इसका गलत इस्तेमाल होगा बहुत। आज ज्ञानवापी का वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज हियरिंग है और एएसआई रिपोर्ट पे जजमेंट आना है, आप क्या कहते हैं? नहीं, अब मेरे को नहीं मालूम मैडम क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, मैं कैसा प्री जज कर सकता हूँ ना आप कर क्या कहना सकते? नहीं, मैं नहीं कर सकता। देखने 2024 में अगर 3 मुद्दे पब्लिक के सामने हैं आपके हिसाब से, तो क्या रहेंगे और ये इलेक्शन कहाँ जा रहा है 2024 में? 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की जो 50% आबादी जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। तीसरा मुद्दा है चीन का, जिस तरीके से चीन हमको परेशान कर रहा है और ये गवर्नमेंट जो है खामोश बैठी हुई है। ऐसे कई 3 मुद्दे तो आप बोल रहे हैं, मगर बहुत से अवामी तकलीफ के मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और क्या इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, मैं मेरा उससे ताल्लुक नहीं है भाई। आप उनका जो इससे ताल्लुक है उनसे पूछिए, आप वो आपको मुझसे बेहतर जवाब दे सकेंगे। सर दिग्विजय सिंह ने बताया नहीं, वो सब राजनीति चल रही है कि क्या ये इसको लेके वोटर्स पोलराइज नहीं होंगे? किस तरह से आप समझ रहे? ये नहीं। करीब 2000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने की कोशिश के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 6 जनवरी को नामपल्ली ITI बिल्डिंग में एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। नामपल्ली के रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने मीडिया को इस जॉब मेले की तफसीलात से वाकिफ करवाया। एक सिलसिला रहता है कि वो शुरू में यहाँ पे बच्चों को चुनते हैं, फिर अपने कैंपस में बुलाकर इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, क्योंकि IT से रिलेटेड जो रहते हैं फिर वो प्रोफेशनली तरीके से वो करते हैं। तो ज़्यादातर अक्सरियत कंपनी स्पॉट ऑफर लेटर्स भी देंगी और कई कंपनीज ऐसे भी होंगे जो बाद में आपको अपने कंपनीज में बुलाएंगे। मगर ये जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम जब जॉब मेला ख़त्म होगा तो हम इस पोजीशन में रहेंगे कि हम बोल सकेंगे कि इतने लोगों को स्पॉट ऑफर लेटर मिला है, इतने लोगों को कंपनीज बुलाई गई है, और जिस एजेंसी को हमने हायर किया है उसने हमसे वादा किया है कि 26 जनवरी को तमाम जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको कितनी तादाद में सेलेक्ट हुए और वो कौन कौन सेलेक्ट हुए एड्रेस के साथ हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। ये भी एक हमारा एक सोच में एक है कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं
हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक एजेंसी को हायर कर रहे हैं जो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हम एक कोशिश में लगे हुए हैं, अभी वो मुकम्मल नहीं हुई, अगर इंशाअल्लाह हुई तो हम ये कोशिश में हैं कि जो क्वेश्चनेयर होता है उसकी एक बुकलेट बना के वहाँ पे नौजवानों को दें, चाहे वो इस इंटरव्यू में या आने वाले इंटरव्यूज़ में बिल्कुल उनको वो काम आएगा, क्योंकि उसमें तरीक़ा लिखा जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यूअर्स आपके बारे में सोचता है और किस तरीके के सवालात आपसे रखता है और किस तरीके से आपको उसको जवाब देना पड़ता है। क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी 5 साल HSBC में काम किया है, मुझे मालूम है जब एक IT कंपनी या बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज आते हैं वो किस तरीके से सवाल रखते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि नौजवानों को इस तौर पे भी ट्रेन कर सकें कि आगे के जॉब मिलेज में उनको फ़ायदा हो। ये एक आपका और मेरा एक टीम वर्क अब शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ये सिलसिला हमें आगे भी रखना है, एक जॉब मेले से सीखना भी है और उसमें और बेहतरी करते हुए आगे बढ़ाना है। और इन 5 सालों में तेलंगाना हाईकोर्ट ने नामवर फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा की सियासी फिल्म यो हम की रिलीज रोक देने से मुतालिक एक वाहिद रुकनी जज के हुक्म पर मुदाखलत से चाशंबे को इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर दासरी किरण कुमार ने हाईकोर्ट से रुजू होते हुए सिंगल बेंच के हुक्म को चैलेंज किया था। उनके वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म की रिलीज़ मुअत्तल कर दिए जाने की वजह से फिल्मसाज को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को तजवीज़ पेश की कि वो वाहिद रुकनी जज के रूबरू ये दलाइल पेश करें जहां केस की मजीद समाअत 11 जनवरी को मुकर्रर है। यह फिल्म साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू की मुबैना अहानत से मुतालिक है जो 29 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी। चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एन लोकेश ने फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की इजराई को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 28 दिसंबर को जस्टिस एस नंदा ने फिल्म की रिलीज को मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मुतालिका कमेटी और फिल्म के प्रोड्यूसर को केस की आइंदा समाअत से कबल अदालत में फिल्म से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड्स पेश करने की हिदायत की। इस फिल्म में साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस राजशेखर रेड्डी और उनके फर्जंद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के सियासी दाखिले को भी उजागर किया गया। लोकेश ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए फिल्म की रिलीज के ताल्लुक से सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की इजराई को चैलेंज किया था और इल्ज़ाम आयद किया कि मुतनाज़ा फिल्म में चंद्रबाबू नायडू की इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। जगनमोहन रेड्डी जुमेरात को हैदराबाद आएंगे। वो केसीआर की क़यामगाह वाक़ बंजारा हिल्स नंदी नगर जाकर उनकी अयादत करेंगे और मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि केसीआर हाल ही में अपनी क़यामगाह में पाँव फिसल जाने की वजह से गिर पड़े थे और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। सुमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने केसीआर के कूल्हे की हड्डी की तब्दीली के कामयाब सर्जरी की थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तब से वो अपने मकान पर आराम कर रहे हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने अपने भाई चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। वो अपने शोहर अनिल और बेटे राजा रेड्डी के साथ जगन के क़यामगाह पहुंची थी। शर्मिला और उनके शोहर ने जगन को अपने बेटे की मंगनी और शादी में शिरकत के लिए मदऊ किया। इस मौके पर उन्होंने जगन से तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत की। उनके दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल की इतलात है। అన్ని బాగా జరుగుతున్నాయమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆహ్వాన పత్రిక ఎవరెవరికి ఇస్తున్నారు? ఎవరెవరికి ఆహ్వాన పత్రిక ఇస్తున్నారు? అందరికీ ఇస్తున్నారు. పెళ్లి కదా అందరికీ ఇవ్వాలి. మేడం రేపు ఢిల్లీలో మీ చేరిక ఉండబోతుంది. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం? आरटीसी हायर बसों के मालिकीन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालिबात की फौरी तौर पर यकसुई नहीं की गई तो 5 तारीख से हड़ताल करेंगे। किराए की बसों के मालिकीन ने किराए की बसों के लिए तलब किए गए टेंडर्स में हिस्सा नहीं लिया। बसों के मालिकीन इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए मुफ्त सफ़र करने वाली खवातीन की तादाद में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से माइलेज कम हो रहा है और बसें ख़राब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर बस में हद से ज़्यादा मुसाफिरीन के सवार होने पर कोई हादसा पेश आता है तो इंश्योरेंस लागू नहीं होगा और बसों के मालिकीन को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। महालक्ष्मी పథకం కింద మేము అందులో భాగస్వామ్యులమైనందుకు చాలా గర్విస్తున్నాము. మేము కూడా మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద దాదాపుగా 50% భారాన్ని మేము మోస్తున్నాం. మేము మోయడం వల్ల మేము ఒక విధంగా గవర్నమెంట్కు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఓవర్లోడ్ వల్ల మా బస్సులు మేము నడపలేక మైలేజ్ రాక చాలా ఇబ్బందులు గురవుతుంది.
ప్రతి బస్సు దాదాపుగా 10 నుంచి 12 లీటర్లు డీజిల్ కోల్పోవడం జరుగుతుంది. తక్షణమే డీజిల్ కేఎంపీఎల్ను పూర్తి స్థాయిలో సవరించగలరని మనవి చేస్తున్నాం. ఆర్టీసీ అధికారులకు ఆల్రెడీ 13వ తారీఖు నాడు లెటర్ పెట్టడం జరిగింది. అందరము ఇబ్బంది పడుతున్నామని ఆర్టీసీ शहर हैदराबाद में दूसरे दिन भी पेट्रोल पंप्स के करीब गाड़ी सवारों की तवील कतारें देखी गईं। गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी सवारों की तवील कतारों के नतीजे में कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तमाम आज भी वही सूरत हाल देखी गई। आवाम में पेट्रोल के उसूल के लिए दौड़ धूप लगी हुई है और परेशान आवाम पेट्रोल के लिए एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। कल शाम बेशतर पेट्रोल पंप्स पर टैंकर्स के पहुंचने पर पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। ताहम पेट्रोल पंप्स पर आज भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चिल्लापल्ली में ज़बरदस्त धमाका हुआ। ज़ेरे ज़मीन नाले में ज़ोरदार धमाके से मेन होल का ढक्कन उड़ गया, जिसकी वजह से मकामी लोग खौफ व हरास का शिकार हो गए। मकामी लोगों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि धमाका उस वक्त हुआ जब सनती फुजला नाले में फेंका जा रहा था। ये वाक़या चिल्लापल्ली के वेंकट रेड्डी नगर के मधुसूदन रेड्डी नगर में आज आधी रात को पेश आया। पुलिस का कहना था कि मकामी के एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। एबिट्स पुलिस ने ग्रैंड होटल में ग्राहकों पर हमला करने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर नरसिम्हा राजू के मुताबिक 31 दिसंबर को धूलपेट के गंगाबौली के रहने वाले एक ही खानदान के 8 अफराद एबिट्स में वाक़ ग्रैंड होटल आए हुए थे। बिरयानी के मियार के मसले पर वेटर्स और ग्राहकों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद वेटर्स ने ग्राहकों पर हमला किया था। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और आज गिरफ्तारियां अमल में आई। वाज़ेह है कि हमले के बाद गोशा महल के बीजेपी के मलून रुकने असेंबली राजा सिंह ने कसूरवारों को गिरफ्तार न करने पर होटल को आग लगा देने की धमकी दी थी। इन दिनों अक्सर ये देखा जा रहा है कि सड़क हादसात के बाद या तो लोग सेल्फियां ले रहे हैं या फिर हादसे का शिकार गाड़ियों से माल लूटकर फरार हो रहे हैं। इसी तरह का वाकया तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आया। रियासत महाराष्ट्र से संतरे का लोड लेकर हैदराबाद जाने वाली एक लॉरी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद लोग फल लूटने के लिए उमड़ पड़े। यह हादसा मौजू कप्ती के पास पेश आया। संतरे के लोड से लदी लॉरी के उलट जाने के नतीजे में संतरे सड़क पर गिर गए। मकामी अफराद को जैसे ही इस बात की इत्तला मिली, वो थैले लेकर संतरे लूटने के लिए वहां पहुंच गए। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मंजर को अपने फ़ोन में फिल्मबंदी की और ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मेडचल में रौनुमा सड़क हादसे में 3 साला लड़की हलाक हो गई। पुलिस के बमौजूद सिद्दीपेट ज़िले के रुद्रारम से ताल्लुक़ रखने वाला लक्ष्मण, जो कि पेशे से ड्राइवर बताया गया, अपने अरकान ख़ानदान के साथ मेडचल इंडस्ट्रियल चेक पोस्ट के पास मुकीम था। आज उसकी बेटी 3 साला आदिया घर के सामने खेल रही थी। वाटर टैंकर ने उसे टक्कर दे दी, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि ड्राइवर दनावत नागेश की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। चहलकदमी के दौरान नामालूम गाड़ी से हुई टक्कर के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के रेगुपल्ली चौराहे के करीब आज सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब चिन्ना कोडूर के रहने वाले 38 साला बाबू को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके बाद गाड़ी सवार फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से ज़ायद 33 लाख रुपए की मालियत का सोना जब्त कर लिया। बताया जाता है कि कुवैत से यह मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंचा था कि शुबे की बुनियाद पर जब उसके बैगेज की तलाशी ली गई तो उसमें सोना पाया गया, जो मुख्तलिफ अशकाल में छुपा कर रखा गया था। इनमें सोने की चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, चेन्स और ब्रेसलेट भी शामिल हैं। एक ऐसे वक्त जब मुल्क में बाज़ ग्रुप्स और गोशों की जानिब से मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तेलंगाना के ज़िले निर्मल में मुसलमानों ने फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने का काम किया। इसको मिसाली इक़दाम करार देते हुए सोशल मीडिया पर उसकी सताइश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के जाफरपुर गांव में मुसलमानों ने गांव में अय्यप्पा स्वामियों के लिए खाने का अहतमाम किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा रहा है कि मुसलमान अय्यप्पा भक्तों को खुशगवार अंदाज में मेज़बानी कर रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।